नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में रहने वाले लोगों की सांसें फूल रही हैं। हर कोई महसूस करता है दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, ये हर कोई देख रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सब कह रहे हैं कि दिल्ली की हवा खराब है, दिल्ली की हवा में जहर है, लेकिन किसी को पक्की तरह नहीं मालूम, अभी तक नहीं मालूम कि हवा इतनी जहरीली क्यों है, हवा में जहर क्यों घुल रहा है, दिल्ली की हवा को जानलेवा कौन बना रहा है। इसको लेकर अभी तक अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। और हैरानी तो तब हुई जब दिल्ली सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान दिल्ली का दम घोट रहे हैं। दिल्ली की हवा में किसानों ने जहर खोला है, दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए किसान जिम्मेदार हैं। और केंद्र सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह यहां चलने वाली इंडस्ट्री है, दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती कारों से निकलने वाला धुआं है। दोनों सरकारें अलग अलग वजह बता रही हैं। और आश्चर्य की बात है कि बीमारी की वजह क्या है यह किसी को पूरी तरह पता नहीं और इलाज करने के लिए सब तैयार हैं। बीमारी का डायग्नोसिस ठीक से हुआ नहीं, दवा लेकर सब खड़े हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया उसमें क्या क्या कहा गया है। केंद्र सरकार दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर क्यों परेशान है, किस किस को जिम्मेदार मानती है, साइंटिफिक स्टडीज दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में क्या कहती हैं। और हम जब इस पर डिटेल में जाएंगे तो लगेगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने का दावा करने वाले हवा में तीर चला रहे हैं। पॉल्यूशन के इशू पर आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा फटकार दिल्ली सरकार को लगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि अगर प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का ऐसा ही रवैया जारी रहा तो मजबूर होकर कोर्ट को पॉल्यूशन के नाम पर हुए खर्च का ऑडिट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, आप लोग विज्ञापन पर इतने ज्यादा पैसे खर्च करते हैं लेकिन प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच ने उस वक्त सख्त रुख अपनाया जब पॉल्यूशन की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में एमसीडी के मेयर से भी टारगेटेड एफिडेविट मांगा जाना चाहिए। इसी पर चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार से कहा, आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आपने क्या किया यह बताइए। जस्टिस सूर्यकांत ने तो यहां तक कह दिया, आपके इस तरह के बहाने हमें मजबूर कर रहे हैं कि कोर्ट दिल्ली सरकार के रेवेन्यू और सरकार के प्रचार के लिए बनाए गए गानों पर हुए खर्च की ऑडिट करवाए। इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर किए गए स्टेप्स पर एफिडेविट फाइल किया गया। दिल्ली सरकार ने कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक दिल्ली में एक स्मोक टावर लगाया गया है। 17 नवंबर तक दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। धूल उड़ने से रोकने के लिए 372 वाटर स्प्रिंकलर्स तैनात किए गए हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि पॉल्यूशन में कमी लाने के लिए वो लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन हवा की कोई बाउंड्री नहीं होती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एनसीआर के दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन के आदेश थे। 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। डस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी इस बात की कोशिश कर रही है कि दिल्ली की सभी 1636 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को पीएनजी फ्यूल में कन्वर्ट किया जाए। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। पराली जलाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। पूसा इंस्टीट्यूट में तैयार केमिकल से पराली को गलाया जा रहा है। इसके अलावा भी दिल्ली सरकार ने दिल्ली के दौरान पटाखे बेचने और पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका जिक्र किया। साथ ही कहा वो एक युद्ध स्तर पर प्रदूषण के विरुद्ध इस तरह की कैंपेन चला रही है जिसमें पब्लिक के सपोर्ट से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए, इतना कुछ किया जा रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। और उस पर दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि उनकी सरकार तो प्रदूषण को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है,
लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि इस पर कंट्रोल करना किसी एक सरकार के बस की बात नहीं है। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो प्रयास है वो कर रही है और उसको लेकर के जैसे अभी आज से दिल्ली के अंदर सभी स्कूल कॉलेज संस्थान बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन कार्य जो हैं वो सारे बंद कर दिए गए। दिल्ली के अंदर सरकारी दफ्तर में जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए। तो सभी पहलुओं पर सरकार काम कर रही है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमने एफिडेविट भी दाखिल किया है कि हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इफेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली, हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश सभी मिल करके जब एनसीआर में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। तो सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ मिल करके, राज्यों के साथ मिल करके हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा उसको भी आगे हम फॉलो करेंगे। गोपाल राय की बात तो सही है कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हर तरह के कदम उठाने को तैयार है। दिल्ली सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, इसकी डिटेल जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन जो बेसिक सवाल है उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। और बेसिक सवाल यह है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह क्या है। इस सवाल पर दिल्ली सरकार इशारों में बात करती है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए हलफनामे में केजरीवाल की सरकार ने किसानों को दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहराया। एफिडेविट में दिल्ली सरकार ने कहा, इस साल अक्टूबर में दिल्ली की हवा पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा साफ थी। उस वक्त पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के सिर्फ 667 मामले सामने आ रहे थे। इसके बाद नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली की हवा में जहरीला धुआं बढ़ने लगा और सिर्फ 10 दिन में दिल्ली की हवा में इतना जहर घुल गया कि दम घुटने लगा। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के केस 6 गुना से ज्यादा रिपोर्ट होने लगे। नवंबर में 4200 से ज्यादा पराली जलाने के केस दर्ज हुए। यानी पराली जलाने की सल्काएं की घटनाएं इतनी बढ़ी, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा। हलफनामे में जब यह बात कही गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जबरदस्त नाराजगी जताई। दिल्ली सरकार से कहा कि आप किसानों को पॉल्यूशन के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जिस तरह का जवाब सरकार की तरफ से आया है उसके बाद लगता है कि दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन से लड़ने के लिए किए गए उपायों पर जो पैसा खर्च किया है और विज्ञापन पर जो पैसा खर्च किया है उसका ऑडिट करा लिया जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना हार्ड स्टैंड लिया, इसलिए बीजेपी को बोलने का मौका मिला। बीजेपी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों का दम घोंटने का इल्जाम लगाया और केजरीवाल का इस्तीफा भी मांग लिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की लताड़ लगाई है उसमें अगर जरा भी नैतिकता होती अरविंद केजरीवाल सरकार को तो वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की लताड़ या माननीय कोर्ट की लताड़ पहली बार नहीं है। आम आदमी पार्टी आदत बना चुकी है ऐसे लताड़ सुन करके और कन्नी काटने का। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि हम सोचते हैं क्यों ना आपके ऊपर ऑडिट लगा दिया जाए कि आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है और कितना आप विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो जाती है। अब दिल्ली सरकार कहती कि पॉल्यूशन का मुख्य कारण पराली है और पराली जलाने के पर रोक लगाना दिल्ली सरकार की बस में नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने बिल्कुल अलग बात कही। केंद्र सरकार ने कहा कि उसके पास जो डेटा है उसके मुताबिक दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर्दी के दौरान दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली की हिस्सेदारी 4% है, जबकि गर्मी के सीजन में पराली दिल्ली के पॉल्यूशन में 7% का इजाफा करती है। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ दें तो भी पॉल्यूशन में पराली की जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा 10% होगी और अगर एवरेज निकालें तो ये 5% पर रह जाती है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार के मुताबिक दिल्ली में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी 30% है
और दूसरे नंबर पर गाड़ियों से निकला धुआं है। दिल्ली के पॉल्यूशन में 28% हिस्सेदारी गाड़ियों से निकले धुएं की है। और तीसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल है। यह धूल दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में 17% योगदान देती है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा कि दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पराली का जलना जिम्मेदार है और केंद्र सरकार ने कहा कि पराली की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। दिल्ली में पॉल्यूशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के कारण होता है। पराली का नंबर 5वां है। हालांकि दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि केंद्र सरकार ये फिगर्स कहां से लाई। दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े दिए वो सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के हैं। देखिए, मैं यही बात कहता हूं कि जब कोई कोर्ट ने कहा 4%, किसी ने कहा 10%, कब का है वो? केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की एजेंसी तो इसको मापती नहीं है। सफर का ही आंकड़ा आता है सबके पास, चाहे कोर्ट के पास गया हो, चाहे दिल्ली सरकार के पास हो, चाहे मीडिया के पास हो, चाहे लोगों के पास हो। अगर पिछले 10 दिन का आंकड़ा, अगर अक्टूबर की आप बात करेंगे तो अक्टूबर में पराली का तो परसेंटेज 4% ही होगा। अगर पोल्यूशन की बात करेंगे तो अक्टूबर का महीना पिछले 5 साल में सबसे बेहतर रहा है। लेकिन दिवाली के बाद का क्या सिचुएशन है? दिवाली के समय से जब से पराली जलनी शुरू हुई है, तो मेरे पास, मैं आंकड़ा नहीं जनरेट करता, सफर का ही रेडी आंकड़ा आता है। सफर ने कहा कि भाई 48% तक पराली का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो पिछले 10 दिन में जब सीवियर कंडीशन बनी हुई है, इस दौरान पराली के पोल्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तो केंद्र सरकार ने जारी किया है। तो अगर वो कोर्ट में वो क्या दे रहे हैं, पब्लिकली क्या जारी कर रहे हैं। आज का दिल्ली की हवा खराब है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार लोगों को यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश कर रही है कि हवा आज कम खराब है, कल ज्यादा खराब थी। हवा में जहर तो है, सेहत के लिए खतरनाक भी है, लेकिन सरकार कहती है पिछले साल के मुकाबले जहर जरा कम है। सोचिए, हवा में जहर कम और ज्यादा क्या होता है? जहर तो जहर है, नुकसान तो करेगा। बस आंकड़ों को, फिगर्स को, AQI के नंबर्स को देखकर हम कैसे चुप बैठ जाएं? सबके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि दिल्ली की हवा में आजकल सांस लेने का मतलब है 15 सिगरेट पीना। और जो उपाय किए जा रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि जहर अभी कुछ दिन और पीना पड़ेगा, क्योंकि असली कारण क्या है इसको लेकर सबकी राय अलग अलग है। किसी ने कहा पराली जिम्मेदार, तो किसी ने कहा दिवाली जिम्मेदार। एक आवाज आई कि कार चलाने वाले प्रदूषण फैला रहे हैं, तो दूसरे ने कहा कि धूल उड़ाने वाले प्रदूषण फैलाते हैं, तो तीसरे ने कहा कि फैक्ट्री चलाने वाले सबसे ज्यादा जहर फैला रहे हैं। बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट की सख्ती कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी, लेकिन हमें इतना भी मालूम है कि पॉल्यूशन खत्म तब होगा जब 1-2 दिन बारिश होगी, और वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब बारिश होगी तो हवा अपने आप साफ हो जाएगी, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको खुद ही जहरीली हवा से बचने का इंतजाम करना होगा। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जब हवा में जहर घुला हो तो हम क्या इंतजाम करें? क्या सांस लेना बंद कर दें? क्या घर से निकलना बंद कर दें? क्या काम धंधे पर जाना बंद कर दें? ऐसा नहीं है। अपने लेवल पर हम जो कर सकते हैं वो करें। सरकार से उम्मीद रखें, लेकिन ज्यादा उम्मीद ना रखें। घर में एरिका पाम, मनी प्लांट, मदर टंग जैसे प्लांट इनको लगाएं। ये घर के अंदर आपकी हवा को साफ रखेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन देंगे, और बहुत ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं होगा। बच्चों को और बुजुर्गों को सुबह और शाम घर से ना निकलने दें, क्योंकि उस वक्त हवा में सबसे ज्यादा जहर होता है। और आप जब घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकलें। अब तक मास्क कोरोना से आपको बचा रहा है, अब पोल्यूशन से भी, हवा के जहर से भी बचाएगा। अब यह मास्क आपको जहरीली हवा और वायरस से तो बचा लेगा, लेकिन जो जहर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में भरा जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए जो नफरत फैलाई जा रही है, उससे यह मास्क नहीं बचा सकता। उससे कौन बचाएगा? और यह सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र के कई जिलों में टेंशन है।
अमरावती में इंटरनेट बंद है, दफा 144 लागू है, मालेगांव और नांदेड़ में भी तनाव है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि रजा एकेडमी नाम के एक संगठन ने त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म की झूठी अफवाह फैला दी, सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ बयान दिए, बंद की कॉल दी और फिर दूसरे धर्म के लोगों के मकानों और दुकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। अब बीजेपी महाराष्ट्र सरकार से रजा एकेडमी पर बैन लगाने की मांग कर रही है। शिवसेना भी बैन के सपोर्ट में है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया कि जांच होगी, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर एक्शन होगा। इस तरह किसी संगठन पर सिर्फ इल्जाम के बेसिस पर बैन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं आज आपको वो सबूत दिखाता हूं जो साबित करेंगे कि महाराष्ट्र में रजा एकेडमी के लोगों ने जानबूझकर हिंसा भड़काई। सोशल मीडिया में भड़काऊ भाषणों के जो वीडियो सर्कुलेट किए वो पुलिस के पास है। इन वीडियो में इतनी भड़काऊ बातें, इतनी आपत्तिजनक नारे वो दिखाए गए हैं कि मैं आपको सुनवा नहीं सकता। ये समाज में और नफरत फैलाने का काम करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस अब इन्हीं वीडियोस के आधार पर आरोपियों को तलाश रही है, हिंसा भड़काने वालों की पहचान कर रही है। पता चला कि हिंसा भड़काने वालों में रजा एकेडमी के साथ साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा के मौलाना शामिल थे। इसके साथ साथ एनसीपी के कई नेता और एआईएमआईएम से जुड़े कुछ लोग भी इलाके के लोकल लीडर्स के साथ ये काम कर रहे थे। हालांकि अब इसी हिंसा को लेकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में टकराव दिखाई दे रहा है। शिवसेना के नेता रजा एकेडमी पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस इसके खिलाफ है। इसीलिए मौका मिला तो बीजेपी ने इस मामले को पूरा तोल दिया। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने आरोप लगाया कि यह हिंसा सोची समझी साजिश का नतीजा थी। इसकी प्लानिंग 10 दिन पहले से हो रही थी। अब शिवसेना रजा एकेडमी के खिलाफ बयान तो दे रही है, लेकिन एक्शन नहीं ले रही। जो त्रिपुरा में जो कुछ हुआ, जिसका कारण दिया जाता है, जिसके बारे में भड़काऊ भाषण दिए गए रजा एकेडमी के लोगों के माध्यम से, वो त्रिपुरा में मस्जिद जलाई गई ऐसा जो कहा जा रहा है, उसका एक फोटो क्या एक प्रूफ ये रजा एकेडमी के लोगों ने पूरे देश को और महाराष्ट्र को दिखाना चाहिए। जो घटना उधर हुई नहीं, मस्जिद जब उधर जलाई नहीं गई थी, तो भी महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे दंगे रजा एकेडमी के माध्यम से भड़काए गए। महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की संगठनाएं जो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रही है, उनको बैन कर देना चाहिए। और ऐसे लोग अगर हमारे महाराष्ट्र में इस्लाम के नाम पे अगर लोगों को दिमाग भड़काने की काम कर रहे हैं, मुस्लिम युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध लाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उनके मेन आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। ऐसी मेरी मांग है। असल में शुक्रवार को जुमे के नमाज के बाद जब महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसा हुई, तो शिवसेना के एमपी अरविंद सावंत ने रजा एकेडमी की तुलना रजाकारों से की, हैदराबाद के निजाम की प्राइवेट आर्मी से की, रजा एकेडमी पर बैन लगाने की मांग का सपोर्ट किया। अरविंद सावंत ने कहा, अगर कोई घटना त्रिपुरा में घटी तो उसका महाराष्ट्र से क्या मतलब। महाराष्ट्र में ऐसे जुलूस नहीं निकाले जाने चाहिए थे, एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए था। नाम रजा है तो मैंने कल कहा था रजाकार तो नहीं हो ना, तो जो जुल्मी राजा था रजाकार का था। तो इसी तरह से हम जो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं यहाँ, वो हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश में मंदिर तोड़े थे, तो मैंने वही तो कहा ना, तो हिंदू ने रास्ते पे आया देश का, वो जानता है कि ये यहाँ उसकी प्रतिक्रिया देना गलत है। त्रिपुरा में हादसा हुआ नहीं हुआ उसकी सच्चाई जाने बिना जो लोग रास्ते पर आए गलत था। मैं आज भी बोलता हूँ, मैंने इतना ही कहना है, अगर सच्चाई तो भी उनको निषेध करने का अधिकार जरूर था, जरूर है और जरूर रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो अमन चाहने वाले लोग हैं उनके ऊपर जाकर हमला करें। अगर हम संविधान को मानते हैं, न्यायिक भूमिका को मानते हैं, तो जांच होगी। अगर गलत काम कर रहे हैं, जनता के अहित में काम कर रहे, देश के अहित में काम कर रहे, तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। हो सकता है बैन भी होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। शिवसेना के रुख से
उनके साथ मिलकर सरकार चलाने वाली कांग्रेस के नेता नाराज हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता फिलहाल चुप हैं, वो सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन कांग्रेस के लीडर और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नसीम खान ने साफ साफ कहा, अगर शिवसेना को रजा एकेडमी पर इतना ऐतराज है तो उस वक्त बैन क्यों नहीं लगाया जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। रजा अकादमी पर बैन लगेगा नहीं लगेगा? देखिए, सवाल बैन की रेस क्यों लग रही है यहाँ पर? बैन किस पे लगाना है, नहीं लगाना है? तो शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, क्यों नहीं लगा दिया था उन्होंने बैन? उनको पहले लगा देना था, 5 साल में उनकी सरकार थी, पाटिल साहब खुद थे मंत्री, बीजेपी ने क्यों नहीं बैन लगा दिया? अगर वो संस्था इस तरह का कहीं कानूनी गलत काम करती है तो जिम्मेदारी है कि उनको कर देना चाहिए। अब सवाल यह है कि ये सरकार, आपकी सहयोगी शिवसेना भी, अरविंद सावंत का बयान है कि रजा अकादमी पर बैन लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी कर रही है, शिवसेना भी मांग कर रही है। देखिए, चाहे शिवसेना हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही 5 साल सरकार में महाराष्ट्र में थे। अरविंद सावंत उस क्षेत्र के सांसद रहे हैं, तो उस समय क्यों नहीं बंद करवा दिया या बैन लगा दिया उन्होंने? सवाल यह है कि यह सरकार कानून और नियम के तहत चलेगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, और सरकार और पुलिस उसके लिए काम कर रही है। मुझे लगता है कि इसको हिंदू और मुस्लिम से जोड़कर महाराष्ट्र का एक अच्छा खासा वातावरण किसी ने भी खराब नहीं करना चाहिए, और इस पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब बैन की बात तो राजनीति की है, जहां तक ग्राउंड पर एक्शन का सवाल है तो मालेगांव में हिंसा के मामले में अब तक पुलिस ने 33 लोगों को अरेस्ट किया है। 3 अलग अलग थानों में 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसी तरह नांदेड़ में भी 45 लोगों को अरेस्ट किया गया है। प्रशासन का फोकस फिलहाल शांति बहाल करने पर है और नेताओं का फोकस सियासत पर है। जिस इलाके में हिंसा हुई वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी काफी असर है। मालेगांव के विधायक मुफ्ती इस्माइल ओवैसी की पार्टी के हैं। आज मुफ्ती इस्माइल ने कहा, यह बात सही है कि हिंसा की साजिश रची गई, लेकिन इसके पीछे सरकार में शामिल पार्टी के नेता हैं। मुफ्ती इस्माइल ने एनसीपी के लोकल लीडर का नाम लिया। ओवैसी की पार्टी के एमएलए ने इल्जाम लगाया कि वारदात के दिन युवाओं को नशा करवाया गया और फिर उन्हें टारगेटेड स्टोन पेल्टिंग के लिए उकसाया गया। मालेगांव के लोगों का ये एहसास है कि ये एक मखसूस सियासी पार्टी के लोग थे और जो उस पार्टी के ओहदेदार भी जिम्मेदार भी हैं। वही लोग जो है ऐसे बच्चों को लेकर के पेश थे जिन बच्चों को नशा कराया गया था, और उनको जैसे पहले से प्रोग्राम दिया गया था और उसी प्रोग्राम के तहत वो लोग ये सारा कामकाज कर रहे थे। आज हम जो बात आपसे कह रहे हैं ये मालेगांव के लोगों का एहसास है, और बात ये है कि जो बात इस तरह निकल करके आती है वो कहीं ना कहीं सच होती है। क्या बात, कौन सी सियासी पार्टी, कौन उनके जिम्मेदार, क्या उन पर एफआईआर हुई? अभी तक उन पर एफआईआर नहीं हुई है। अज्जू लहसन वाला एक सियासी पार्टी में युवा का अध्यक्ष है। कौन सी सियासी पार्टी, क्या वो एनसीपी से है, कांग्रेस से है, कौन सी पार्टी? क्या है कि ये काम तो पुलिस डिपार्टमेंट को करना है। आप बताइए, आप सियासी आदमी हैं, क्या वो एनसीपी से है? नहीं सर, मैं अभी इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता। बात यह है कि मैंने इशारा दे दिया है। जिस नेता का नाम मालेगांव के एमएलए ने लिया, पुलिस ने उसे नामजद आरोपी बनाया है। हिंसा भड़काने वाले एफआईआर में उसका नाम है। हालांकि आज जब मालेगांव में एनसीपी के लीडर से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, यह बात सही है कि अज्जू लहसन वाला पार्टी का लीडर है, लेकिन वो बंद में शामिल था। कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जिन्होंने पथराव किया। पुलिस डिपार्टमेंट से मैं कहना चाहता हूं, डिमांड करता हूं कि अज्जू लहसन वाले के हाथ में अगर पत्थर मिलता है, लाठी मिलती है, काठी मिलती है, पुलिस पर पथराव का अगर सबूत मिलता है तो शेख आसिफ रिजाइन दे देगा, सियासत से संन्यास ले लेगा। बाकी के जो नाम है इनके बारे में भी बताया जा रहा है कि भी एनसीपी से हैं। फारूक कालिया है, अज्जू लहसन वाले के बाद दूसरा नाम है फारूक कालिया, तौसीफ शेख मूसा, नाविद शेख, जहीद कच्ची, और इनके साथ 1000 से 15 लोगों का नाम है। तो ये बाकी के 4-5 लोग भी एनसीपी के हैं या नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, एक सिर्फ हमारा अज्जू लहसन वाला हमारा पार्टी का पदाधिकारी है, उसके बाद ये पब्लिक है, ये पब्लिक एनसीपी से कोई लेना देना नहीं, इनका कोई भी इनको ओहदा नहीं दिया गया है। लेकिन अज्जू लहसन वाले के साथ में ही रहते हैं। ये ऐसे शहीद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर साहब 1 लाख की पॉपुलेशन रहती है, तो ये सब एक दोस्त वगैरह सब रहते हैं। मैं क्या बोलूं, पूरा गांव इसके अंदर बंद में शामिल था। जो लोग के हाथ में पत्थर है आप उस पर कार्रवाई करिए।
ऐसी घटना में सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने होता है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार आज मालेगांव में थे। उन्होंने नासिक रेंज के डीआईजी से इस पूरे मामले पर बात की। पुलिस के सीनियर अफसर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से हिंसा में शामिल लोगों की पहचान हो रही है। जो वीडियो मिले हैं उनके आधार पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। डीआईजी ने कहा कि जहां तक पॉलिटिकल प्रेशर की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है। आरोपी किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन तो होगा। रजा अकेडमी के कुछ संस्थापक जो है या जो जिन्होंने भाग लिया इसमें, उनकी गिरफ्तारी अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन एविडेंस इनके खिलाफ तो मिला है। हम लोग कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। और दूसरा जो आपने पूछा उसके बारे में, और उनके साथ में जो भी थे, जो इंस्टिगेट किया, जिन्होंने मॉब को भड़काया, जिन्होंने दंगा फसाद करने की कोशिश की, उन सभी के ऊपर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो इंसिडेंस है वो मतलब एक ही जगह नहीं, काफ़ी जगह था। तो हम लोगों को जितना भी एविडेंस मिला है, बाकी एविडेंस पब्लिक खुद दे रही है। बहुत सारे जो पुलिस मित्र हैं वो भी हमको दे रहे हैं, और जैसे जैसे सामने आएगा उसी मुताबिक हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारे ऊपर किसी का ये दबाव नहीं है, ना हम किसी का दबाव सुन रहे हैं। हम लोग कानून से कार्रवाई कर रहे हैं। हमको कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। हम दो ही पार्टी समझते हैं, एक तो फिरियादी और दूसरा आरोपी, और उसी मुताबिक हमारा काम जारी है। जिन जिन लोगों ने, चाहे वो कौन से भी इसका हो, उन्होंने अगर कानून हाथ में लेके दंगा फसाद किया होगा, मालेगांव की शांति का भंग करने की कोशिश की होगी, तो उनके ऊपर कार्रवाई हम लोग करेंगे। पुलिस ऑफिसर ने अच्छी बात कही। सियासी बयानबाजी से उनको कोई मतलब नहीं है। उनके पास रजा एकेडमी के लोगों के बारे में सबूत हैं। लेकिन ये सही है कि महाराष्ट्र में हिंसा तो हुई, कई बड़े शहरों में हिंसा हुई, पूरी प्लानिंग के साथ हुई। इस बात के सबूत है कि हिंसा से पहले रजा एकेडमी के लोगों ने भड़काऊ बातें कही, सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों पर जुल्म की झूठी खबरें फैलाई, त्रिपुरा में मस्जिदें तोड़े जाने के झूठे दावे किए, मैसेज सर्कुलेट हुए। ये बात रजा एकेडमी के लोग मानते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज सर्कुलेट किए थे। लेकिन इसके बाद रजा एकेडमी के नेता यह भी इल्जाम लगाते हैं कि हिंसा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोगों ने करवाई। वही लोग प्रदर्शन करने वालों के बीच टोपी पहनकर घुस गए और पत्थर मारने लगे। इसमें जो है दंगा कराने में जो है अब ये वीएचपी और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ही हैं जो मतलब जो है टोपी और कुर्ता पैजामा पहन करके दरमियान में आए। उन्होंने हंगामा किया, पथराव किया, जो भी किया। जाहिर सी बात है, कोई एक मॉब होता है, क्राउड कहीं भी होता है, 1500 आदमी, 1500 आदमी का, कोई एक पत्थर फेंक देता तो फितरी बात है कि वहाँ भगदड़ होती है, हंगामा होता है। तो ये जान करके जो है ये इन्होंने करवाया है दंगा। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी हो, हम अगर मुजरिम हैं, आप हमारी इंक्वायरी करो। अगर हम मुजरिम हैं तो आप हमारे पर कानूनी कार्रवाई करो। जो लोग ने भी दंगा किया है, दंगा करने वाले, दंगा कराने वाले, उन पर आप, चाहे हम हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो या और दूसरा कोई हो, सब पर आप कार्रवाई करो। हम ये नहीं कि उसमें हम कोई सिफारिश नहीं करने वाले हैं। मौलाना खालिद नूरी गजब की बात करते हैं और आपने देखा कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मुझे इन मौलाना का चेहरा याद है। कोरोना के वक्त में यही मौलाना कह रहे थे कि वैक्सीन में सूअर की चर्बी है, सरकार को पहले WHO से सर्टिफिकेट लाना चाहिए, वरना मुसलमानों को वैक्सीन से तौबा करनी चाहिए। अब यही मौलाना कह रहे हैं कि रजा एकेडमी के सपोर्टर्स उनकी कॉल पर आए थे, लेकिन भीड़ के बीच टोपी लगाकर बीजेपी और आरएसएस के लोग घुस गए और आगजनी करने लगे। कोई मौलाना से पूछे, जब उन दंगाइयों को पहचानते हैं तो उसी वक्त पकड़कर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? असल में एक जगह तो रजा एकेडमी ने परमिशन मांगी थी पुलिस से एक प्रतिवेदन देने की। पुलिस ने परमिशन दे दी, लेकिन 40,000 लोग पहुंच गए। पुलिस के लिए सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मौलाना कह रहे हैं कि त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमला हुआ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना उनका हक है। ये बात सही है, लेकिन सवाल है कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले झूठे मैसेज सर्कुलेट करने से पहले, बंद की कॉल करने से पहले ये तो पता कर ले कि त्रिपुरा में मस्जिद पर हमला हुआ या नहीं हुआ। ये तो जानकारी हासिल कर लेते। इस सवाल का जवाब त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने आज दिया। बिप्लब देब ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर
त्रिपुरा में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफवाह कोलकाता के ऑफिस में बैठकर जनरेट की जा रही है। त्रिपुरा बिल्कुल शांत है, यहां कोई गड़बड़ नहीं हुई। सोशल मीडिया पे लाइन त्रिपुरा में कुछ करो जाए 30,000 40,000 त्रिपुरा मास पत्ते पत्ते बनाती है और मोटा जोर से बोलती दृष्टि मोटा जोर से बोलती मुझे त्रिपुरा का काम त्रिपुरा मास पत्ते बनाता है त्रिपुरा के बदनाम कराते हमें आप लोगों का तो यही त्रिपुरा की नाशी जरा त्रिपुरा के बदनाम करे त्रिपुरा पे भुक्ते चर्चे तब किसी ने त्रिपुरा के बहुत खास काम करते थे ऐसी तरह दो এখন সবাই কাছে 2023 তোমাদের করতে পারা আমার কি করে বিদায় করে কারণ তোমরা কি পারছো প্রমাণ করতে চাইছো আপনারা কোন মানরা সত্যি করতে পারা त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर साफ साफ कह रहे हैं कि त्रिपुरा शांत है, वहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमले की झूठी खबर फैलाकर हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में हिंसा फैलाई गई। झूठ फैलाने वालों को सजा तो मिलनी चाहिए। और चूंकि रजा एकेडमी की तरफ से झूठे मैसेज फैलाए गए, इसके सबूत हैं। भड़काऊ बयानों वाले वीडियो सर्कुलेट किए गए, इसके सबूत हैं। इसलिए रजा एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। वैसे भी रजा एकेडमी वही संगठन है जिसने कोरोना वैक्सीन के बारे में अफवाहें फैलाई थी। रजा एकेडमी वही संगठन है जिसने 2012 में मुंबई के आजाद मैदान में वायलेंस की थी। इसलिए इस मामले में सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अमरावती में, मालेगांव में, नांदेड़ में जो कुछ हुआ वो एक पैटर्न है, एक साजिश है जिसे बार बार इसी तरह से अंजाम दिया जाता है। पहले झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, कभी मस्जिद को तो कभी कुरान शरीफ को नुकसान होने का झूठ सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मैसेज सर्कुलेट करके लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है। नफरत का माहौल क्रिएट किया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है। हालांकि आजकल राज्य सरकारें और पुलिस अलर्ट है, वो इस पैटर्न को समझती हैं। तो चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, ऐसी घटनाओं को एक हद तक कंट्रोल भी किया जाता है। लेकिन साजिश सिर्फ इतनी नहीं है। ये खबरें अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में, न्यूयॉर्क में और लंदन में अखबारों में छपती है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में छपती हैं। कहा जाता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कहा जाता है कि देश में मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया है। जब ऐसी खबरें छपती हैं तो देश की बदनामी होती है। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी ओवर एक्टिव हो जाती है। हमारे देश में जो लोग कैंपेन चलाते हैं बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ये काम करते हैं, चाहे सीए का आंदोलन हो या किसानों का। जिस तरह एंटी इंडिया कैंपेन चलता है, पूरी दुनिया में चलता है और उसके निशाने पर नरेंद्र मोदी की इमेज रहती है। लेकिन मोदी का विरोध करते करते ये लोग भूल जाते हैं कि ये देश का नुकसान कर रहे हैं, उस समाज का नुकसान कर रहे हैं जिसके ये हिस्सा है। और नफरत की आग धीरे धीरे कैसे फैलती है, इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। और यह आज देखने को मिला। नैनीताल में कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के घर पर हमला हुआ। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से करती थी। इससे नाराज लोगों ने नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर पर अटैक किया। इन लोगों ने खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके और आग लगा दी। सलमान खुर्शीद ने इस हमले की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की हैं। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घर पर हमले के बाद सलमान खुर्शीद ने आज कहा कि आज जो हुआ उसके बाद यह साबित हो गया उन्होंने अपनी किताब में कुछ गलत नहीं लिखा। हम तो ये कह रहे थे कि हमारा दरवाजा खुला है, आओ हम लोग बैठे बात करें। आज भी कह रहा हूँ दरवाजा खुला है, जला हुआ हो लेकिन आज खुला है।
आओ बैठो बात करें, बताओ, किताब पढ़ो, बताओ कि तुम्हें क्या आपत्ति है, किस बात की आपत्ति है। लेकिन लोग मुझसे पूछते रहे कि आप ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व के लोग हैं वो ऐसे लोग हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अब मुझे कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, देख लिया आपने, देख लिया कि आज यहाँ तक किया है, कल इससे आगे करेंगे, किसी और के साथ कुछ और करेंगे, किसी और के साथ कुछ और करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व जो आपने ISIS और बोको हराम से जो एक तरीके से तुलना कर दी, उसको लेकर के आपत्ति लोगों को रहती है। ठीक है, आपत्ति है, मान गए। जो घर जलाते हैं दूसरों का, उनको हम क्या कहें, किससे तुलना करें, बता दें, किससे तुलना करें वो बता दें। योगी आदित्यनाथ ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना की। यह अन्नपूर्णा देवी की वो मूर्ति है जो 108 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से चुरा ली गई थी। ये मूर्ति कनाडा के म्यूजियम में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश से इसे कुछ दिन पहले कनाडा से भारत लाया गया। आज ये मूर्ति वाराणसी पहुंची और योगी आदित्यनाथ ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 घंटे तक 51 ब्राह्मणों ने पूजा अर्चना की। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को मंदिर के ईशान कोण में रखा गया है। मूर्ति की स्थापना के लिए काशी के गलियों और विश्वनाथ मंदिर को सजाया संवारा गया था। मूर्ति स्थापित करने से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पालकी में सवार होकर दुर्गा मंदिर से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंची है। पूरे रास्ते में भक्तों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 29 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा मिलने की जानकारी दी थी। आज योगी ने कहा यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से चुराई गई हमारी सांस्कृतिक विरासत को वापस ला रहे हैं। ये काम अब तक किसी और ने नहीं किया। पहले भारत की मूर्तियां तस्करी के माध्यम से दुनिया में पहुंचा दी जाती थी, भारत की आस्था आहत होती थी। आज ढूंढ ढूंढ करके उन मूर्तियों को भारत वापस लाया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे ना, 156 ऐसी मूर्तियों को लेकर के और आए हैं, 156 मूर्तियों को। और मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को भी आप सोचिए 1913 में काशी से चोरी करके कनाडा पहुंचा दिया गया था। तो वहां पर भी मोदी जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने उस मूर्ति को वहां से ला करके उत्तर प्रदेश शासन को दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिया और बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने आज भगवान विश्वनाथ की उस पावन धाम में निर्माणाधीन उस धाम के ईशान कोण पर मां अन्नपूर्णा की स्थापना के कार्यक्रम को आज संपन्न किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सत प्रयास और उनकी प्रेरणा से मूर्ति आई और ये मूर्ति यहां पर स्थापित हो रही है। अब ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि एक मूर्ति को वापस लाना कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए इतना बड़ा समारोह करने की क्या जरूरत थी। लेकिन इसे समझने की जरूरत है, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, काशी की हजारों साल पुरानी विरासत का प्रतीक है, काशी की परंपरा का प्रतीक है। इसे वापस लाना काशी के गौरव को वापस लाना है। और बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मूर्ति नहीं लाए, दुनिया भर में भारत से चुरा कर ले आई गई 156 प्राचीन मूर्तियों को नरेंद्र मोदी वापस लेकर आए हैं। और यह बड़ी बात है, इससे पहले किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। नरेंद्र मोदी ने सोचा, करके दिखाया। यह अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के प्रति मोदी के प्रेम और उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिखाता है। वाराणसी के बाद योगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गए, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। इसको बनाने में 22,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन उतारने के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस एयर स्ट्रिप पर एयर शो भी देखेंगे। यह एयर शो करीब 45 मिनट चलेगा। इस एयर स्ट्रिप को तैयार करने के लिए एयरफोर्स की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इस एयर स्ट्रिप पर किसी भी तरह के प्लेन को आसानी से लैंड कराया जा सकता है। उद्घाटन से एक दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने कहा योगी सरकार उनके वक्त में बनाए गए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रही है। योगी के पास अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है। राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। इनके पास कोई नया आइडिया नहीं, नया विजन नहीं, नया काम नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एक और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। 100 करोड़ की लागत से बना है। इसका नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो आज से फंक्शनल हो गया। असल में अब तक जो स्टेशन हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, उसे अब एक तरह से रीडेवलप किया गया है। नया नाम गोंड वंश की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। यह रेलवे स्टेशन देश का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है, जिसे PPP मॉडल पर तैयार किया गया है। इस रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ 2000 पैसेंजर्स ट्रेन का इंतजार कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग 36 मीटर ऊंची है, जिसमें 2000 से ज्यादा यात्रियों के ठहरने का इंतजाम है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन 23,000 स्क्वायर मीटर एरिया में तैयार किया गया है। स्टेशन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हॉस्पिटल है, सिनेमा है, थिएटर्स है, होटल और दुकानें बन रही हैं। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए स्टेशन पर 8 लिफ्ट, 12 एस्केलेटर, 170 हाई रेजोल्यूशन कैमरे और 300 LED लगाए गए हैं। स्टेशन पर करीब 300 4 व्हीलर्स की पार्किंग का इंतजाम है और इसके साथ साथ 800 से ज्यादा 2 व्हीलर्स की पार्किंग की जगह भी होगी। रेलवे स्टेशन को खास डिजाइन से तैयार किया गया, जिससे आने जाने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6-7 पहले तक स्टेशन पर भीड़भाड़, गंदगी, ट्रेन के इंतजार में घंटों की टेंशन, स्टेशन पर बैठने की, खाने पीने की असुविधा, ट्रेन के भीतर भी गंदगी, सुरक्षा की भी चिंता। आपने देखा होगा लोग बैग के साथ चेन लेकर के आते थे, ताला लगाते थे, दुर्घटना का डर, ये सब कुछ यानी रेलवे बोलते ही सब ऐसा ही ध्यान में आता था। मन में यही एक छवि उभर करके आती थी। लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि लोगों ने स्थितियों के बदलने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। लोग मान लिया चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, सब ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन जब देश ईमानदारी से संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है तो सुधार आता ही आता है। नरेंद्र मोदी की बात सही है कि रेलवे स्टेशन बदले हैं। स्टेशन का मॉडल बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, सुविधाएं बदली हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो ये है छोटी छोटी बातों पर सियासत करना। अब
मुद्दा यह बनेगा कि हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर क्यों रखा गया। एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब छोटी छोटी बातों पर सियासत करने का तरीका भी बदले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।